नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। डेली आपको सुबह 6 बजे, आप जो ये वीडियो सुन रहे हैं आप इस समय 6 बजे सुन रहे हैं 2 तारीख को। और क्योंकि 1 तारीख को विजन आईएएस ने अपना जो डेली न्यूज अपडेट जो न्यूज टुडे करके देते हैं उन्होंने नहीं दिया, तो हम लास्ट जो अभी जो लास्ट में आया हुआ है 31 दिसंबर का, तो वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। आपको जो इसमें क्रक्स होगा हम सिर्फ उतना ही बताएंगे, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। ये इनिशिएटिव अब डेली आएगा, यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आप अपनी पढ़ाई करिए, जैसा भी जीएस जो भी पढ़ते हैं मंथली जैसा भी पढ़ते हैं, आप 20-25 मिनट आप इसको सुन सकते हैं। आपके पास इतना टाइम जरूर है। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम भी चाहिए सुनने के लिए। ठीक है। तो चलिए, ज्यादा समय आपका इधर उधर बातें नहीं करेंगे, बस हाँ आपसे दो चीजें हमको चाहिए। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको अपने दोस्तों, किसी एक दोस्त से अपना जरूर सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए उसके पास। ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें एक दो टॉपिक अगर आपको लगे कि हाँ नहीं तो आसान है, इसको मैं देखा है या पढ़ा हुआ है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप स्किप करके आगे निकल जाइएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है। तो मेरा नाम है आवेश पांडे, और आइए इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। नाम तो पहले आपको बता चुके थे, एक बार फिर से बता दिया मैंने। देखते हैं क्या है इसमें। फ्रंटियर मास्टरिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? जब जिस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल आप सबसे पहले करते हो, मान लीजिए लड़ाई हो रही है, तो आप पहले क्या करोगे? आते ही गोली बारूद इस्तेमाल थोड़ी ना चलाना स्टार्ट कर दोगे। चाइना से आपकी लड़ाई स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या करेगा चाइना? मान लीजिए आपने रसिया यूक्रेन की लड़ाई आपने देखा हुआ, तो रशिया ने सबसे पहले साइबर अटैक किया। साइबर अटैक करने से क्या हुआ? अब इसे इसराइल ने सबसे पहले साइबर अटैक किया ईरान पे। ईरान करता है, इससे क्या होता है कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वहाँ की, मतलब कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, बाकी चीजें जो है रुक जाए, काम ना करे सही से। तो उसको कहते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वो कोई कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है, आप कोई मिसाइल नहीं छोड़ते, कोई गोली नहीं चलाते। तो ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सब समझ गए। ये रक्षा मंत्री ने कहा है, अपने जो राजनाथ सिंह है, बोले इसको मास्टरिंग करेंगे, मास्टरिंग हो रही है इस चीज की। ठीक है। और इसकी जरूरत है अभी हमको। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एआई प्रॉक्सी वॉरफेयर। ठीक है। एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रॉक्सी वॉरफेयर आप समझ गए, स्पेस वॉरफेयर, आप सेटेलाइट मार गिराते हैं एक दूसरे देशों का। साइबर अटैक्स होते हैं, मैंने बताया आपको एग्जांपल दिया। तो ये सब क्या है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं। एआई बेस्ड वॉरफेयर आप समझ गए, जैसे एआई पावर ड्रोन्स होते हैं, टारगेट करते हैं। आप जाइए अमेरिका को, आप जानते हैं ये मेनली अब ड्रोन भेजता है अपना। ठीक है। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन ने कैसे ड्रोन भेजा था, रशिया में एक बिल्डिंग गिरा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, आप मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जो आप बैटल शिप आप देखते होंगे, नाव वाले जो शिप ना, नेवल शिप जो बैटल शिप होते हैं, एक दूसरे के सिस्टम को जैम कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। स्पेस वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट वेपन्स। ठीक है। सबके क्या दूसरे के सैटेलाइट को मार गिराइए, जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, ताकि आपकी चीजों को लोग देख ना सके। ऐसे भारत ने ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दुनिया के 4 देशों के पास है, चाइना, यूएस एंड रसिया, और चौथा आपका देश भारत, इंडिया। अब कैसे? और जो ये बनाई थी उसका मिशन शक्ति, आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, मिशन शक्ति था उसका नाम था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको क्या कहते हैं जो बाद में आके डिक्लेयर किया था। तो इसके साथ जैसे मान ली एंटी सेटेलाइट, हम हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम स्पेस में किसी के भी सेटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा, जैसे साइबर अटैक अपने कुटनकुलम पे हुआ था, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था कुटनकुलम ना, तमिलनाडु पे। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें आती है ये सब। ठीक है। इसकी सिक्योरिटी काफी ध्यान दिया जाता है। यहाँ का नेट आपके नॉर्मल नेट से कनेक्ट नहीं होता है, इनकी अलग पूरी साइबर पाइपलाइन होती है। सब कुछ इंटरनेट पाइपलाइन सब अलग होता है, इनका डिफरेंट होता है। भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेशन के साथ साथ बहुत सी चीजें दांव पे होती हैं, आप ऐसे नहीं खुला छोड़ सकते हैं। तो ये आप समझ गए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्या चीज है, एफटी क्या चीज है, आप इतना समझ गए होंगे मुझे जहां तक ख्याल है। चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है इसको लेकर, एफटी को लेकर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज को लेकर। अब यही है ना असिमेट्री है, देखिए एक जैसा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में, जैसे 3 से 4 देश ही हैं, 3 से 4 देश ही हैं। ठीक है। जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, यूएस, रसिया, चाइना और भारत।
बाकी देशों के पास नहीं है, तो ऐसे में डिस्पैरिटी हो ना, एडवांटेज है। कुछ देशों के पास एडवांटेज है, कुछ देशों के पास एडवांटेज नहीं है, ये सब इश्यूज हैं। लीगल गैप्स हैं, इसको लेकर कोई भी एकदम कोई एक्शन तो है नहीं, कोई लीगल एक्शन तो बनाए, कोई लीगल कोई एक्ट, यूएन चार्टर कुछ ऐसा है नहीं। ह्यूमन राइट वायलेशन इससे ज़्यादा होगा। डुअल यूज डिलेमा, ठीक है। आपने डुअल यूज डिलेमा क्या है? मान लीजिए आपने बनाया न्यूक्लियर, किसके लिए? एनर्जी के लिए। आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? बम मारने में, ठीक है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप एनरिचमेंट ज़्यादा एनरिच कर दोगे तो न्यूक्लियर बम बन गया, कम एनरिच करोगे यूरेनियम को तो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में काम आएगा, यही तो है। अदर इश्यूज क्या है भाई? एल्गोरिथम बायसनेस, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज, पोटेंशियल एआई आर्म्स रेसेस, ठीक है, यही तो है। पोटेंशियल एआई आर्म रेसेस में सब लोग उसी रेस में आ जाएंगे भाई, हम ही सेटेलाइट मार गिराने के लिए आगे बढ़े। स्टेप्स भारत ने क्या लिया है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को लेकर? जो भारत ने क्या स्टेप उठाया है, एक डिफेंस एआई काउंसिल बनाया भारत ने, ठीक है। डिफेंस एआई काउंसिल इन सब चीजों पे भारत सरकार को क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा, सजेशन देगा। एक हमने बताया था प्रोजेक्ट सीकर। प्रोजेक्ट सीकर क्या चीज है? एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलांस करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के लिए। ये सब आईरिस आपका जो बायोमेट्रिक लेता है कि हाँ कोई इंडियन आर्मी का ही व्यक्ति, कोई और तो नहीं है, और मतलब सब कुछ मिला के ऐसे पता चला आपके आर्मी में कोई आतंकवादी घुस आया हो। तो प्रोजेक्ट सीकर के तहत अंतरिक्ष अभ्यास 2024 था, फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज किया गया टू इंटीग्रेट इंडिया स्पेस कैपेबिलिटी इन मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें ये चीज है, मान लीजिए आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसरो कहाँ साथ देगा? समझ गए? इसरो कहाँ तक साथ देगा भारत का? तो ये चीज है, पहले बता देगा इसरो देख के भाई वहां जाओ, वहां कुछ सेना वहां खड़ी होगा, कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ से आ रहा है, बस समझ। इंटीग्रेटेड लड़ाई लड़नी है ना हमको, सब लोग मिल के सारी भारत की जितनी भी पोटेंशियल कैपेबिलिटी है सबका इस्तेमाल करना है। तो ये अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आपसे पूछ सकते हैं क्या, तो बता दीजिएगा। बहुत ही लेमैन भाषा में समझा रहा हूँ आपको। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज, डीआरडीओ मतलब आप समझ के कैसे सॉल्यूशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास, जैसे कुछ देश बहुत आगे हैं, उससे हम कैसे आगे बढ़े, कैसे उनको बराबरी पे आ पाए, उससे आगे निकले। तो डीआरडीओ ये शुरुआत करता है यंग, हम एक जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, उनके अंदर भी एक कल्चर डालें, एक क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उनको, टेम्पर उनके अंदर होना चाहिए उन सब चीजों को जानने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। इंडिया रिपोर्टेड डिक्लाइन इन इंटरनेट शटडाउन, बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं भारत में ज़्यादातर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बहुत समय तक इंटरनेट शटडाउन था। एक एजेंसी है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ये है, इन्होंने बताया कि इंडिया रिकॉर्डेड 60 इंटरनेट शटडाउन। 2024 में कुल कितने इंटरनेट शटडाउन किए गए? 60 किए गए, जो कि 8 साल का सबसे कम था। बड़ी बात है, ठीक है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेट एक्सेस, आपको इंटरनेट का एक्सेस हो, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट घोषित किया था कब? 2016 में। देख कितना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एक्सेस से आपको एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो आपको कब तक अचीव करना है? 2030 तक। वो एसडीजी 4 जो कि एजुकेशन से संबंधित है, जेंडर इक्वालिटी का एसडीजी 5 से संबंध, और रिड्यूस इनइक्वालिटी एसडीजी 10 से संबंधित जो है, ठीक है, उसको भी अचीव करने में आपको मदद करेगा। क्या? एक बेटर इंटरनेट एक्सेस। दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कहाँ मिलता है? भारत में मिलता है। आप समझिए जियो के बाद जो जियो ने लाया सस्ता फ्री 5G के चक्कर में, बाद में यहाँ पे क्रांति, नेट की क्रांति आ गई। लीगल बैकिंग फॉर इंटरनेट शटडाउन, देखिए ऐसा कोई खास, देखिए बैकिंग क्या है, किस किस कानून के आधार पर भारत सरकार बैन कर देता है? देखिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देखिए, आर्टिकल 19 तो अलाउज करता है गवर्नमेंट को, कहता है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, देखिए याद दे रखा ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भारत सरकार इम्पोज कर सकता, लगा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और एक्सप्रेशन पे, सिक्योरिटी, किस लिए? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक एंड ऑर्डर, ठीक है। स्टेट, देश की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के नाम पे भारत सरकार इस पे रोक लगा सकती है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ठीक है। इसका अच्छा, इंटरनेट शटडाउन का मेनली क्यों किया जाता है? मेनली इसका यही पर्पज होता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो,
कहीं प्रोटेस्ट के जानते हैं आपको किसान आंदोलन में कई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए गए, ठीक है। मिस के साथ साथ लोग डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन होता है ना कि जैसे गलती से कुछ गलत फैल गया, र्यूमर फैल गया। और डिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के गलत फैलाना। कुछ पत्रकार भी इसमें लिप्त पाए गए कि कुछ झूठ बोलो ताकि लोगों के अंदर भ्रमित हो जाए लोग, उसको डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अनरेस्ट आ जाता है इससे। इसकी स्टेचुरी प्रोविजंस क्या है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिया, आर्टिकल 19(2). अब स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या है? स्टेचुटरी प्रोविजंस का मतलब ये होता है जो आपने पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बना के, लोकसभा से या फिर संसद द्वारा कोई भी कानून बना के आप सरकार को पावर दे रहे हो। तो स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या है? टेलीग्राफ एक्ट कब आया था? 1885 में, ठीक है। ये भी कहता है आप टेम्पोररी सस्पेंशन कर सकते हैं टेलीकॉम सर्विसेज को। अब सेक्शन 144 का सीआरपीसी, अब इस समय वो सीआरपीसी आपको जानते हैं किस में बदल गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदल गया है, 163 में, ठीक है। ये सब क्या है? जो स्टेचुटरी प्रोविजंस है। अनुराधा बेसिन केस 2020 का आप जानते हैं, बहुत फेमस केस है अनुराधा बासिन का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी टेम्पोररी होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, जरूरत हो तभी करो और प्रोपोर्शनेट में करो, ठीक है। जहां जरूरी नहीं, मतलब ये नहीं कि मार दो एकदम। अगर आपको कानून में कि हाँ 1 हफ्ते तक बंद करो तो 1 हफ्ता बंद ही करना, भले वहां मामला सुधर जाए, तो प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। टेम्पोररी कम समय के लिए करो, कानूनी रूप से करो, और जरूरी हो तभी करो। तो ये अनुराधा बासिन केस 2020 का, आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनेट शटडाउन के। इम्पैक्ट्स क्या है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिजनेस ठप हो जाते हैं बड़े बड़े, डिस्ट्रप्शन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब में भी दिक्कत आती है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट लाया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिसंबर 2024 में आया ये हाफ ईयरली पब्लिकेशन है, हर 6 महीने में आता है, ठीक। इसमें भारत, इसको ये असेसमेंट करते हैं एफएसडीसी वाले, जिसका फुल फॉर्म क्या है उस कमेटी का? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी हेड कौन होती है पता है आपको? फाइनेंस मिनिस्टर। और ये क्या रिकमेंड करती है? करंट और इमर्जिंग रिस्क जो बैंकों में और भारतीय फाइनेंस, जो भारतीय क्या कहते हैं आर्थिक प्रणाली है, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें जो करंट जो इस समय चल रहा है और जो आने वाले समय में रिस्क आ सकते हैं, उसके बारे में सचेत करती है कि आप ये मेजर्स उठाइए। जैसे आपकी आरबीआई ने कहा है कि जो भारत का जीडीपी है, वो जो फिजिकल ईयर चल रहा है 2024-25 का, इसमें 6.6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपको पता है पिछले वाले में कितना था? 8.2%। इसमें यह भी बता रहा है कि गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी है, डेट मतलब जो भारत सरकार उधार ले रही है अपनी जीडीपी के रिस्पेक्ट में, 2020-21 में 62.7% था, वो कम होके 56.8% हो चुका है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है। स्टेट्स बाकी सब देखिए फैक्ट फैक्ट दे रखा, फालतू फालतू का इधर उधर का, ज़्यादा आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बस हो जानी है, जो मैं इंपॉर्टेंट हो वही आपको बता रहा हूँ। अब देखिए चैलेंजेस क्या है इंडियन इकोनॉमी के, आप ये फ्लो चार्ट कहीं बना सकते हैं, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट है। ग्लोबल रिस्क और डोमेस्टिक रिस्क। ग्लोबल रिस्क क्या है? हाई पब्लिक डेट, इतना ज़्यादा लोग, जो आपको पता है जो लोग एनआरआई, जो विदेशी लोग हैं, मान लो डोनाल्ड ट्रम्प भारत में अकाउंट खुलवाते हैं, एसबीआई में आके यहाँ अकाउंट खुलवा लिए, तो मैं आपको बता रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प भारत में आते हैं अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो है अमेरिका के नागरिक, ठीक है। तो जो अकाउंट खुलवाते हैं, जो पैसा जमा करते हैं ना, वो भी भारत के डेट में आता है, आपको पता नहीं है। भारत लोन नहीं लेता, लेकिन वो भी भारत के डेट में आता है वो, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो हाई डेट, जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, यूक्रेन यूक्रेन का जो चल ही रहा है, इसराइल और ईरान का मामला चल रहा है, तो इससे ऑयल प्राइस, ऑयल का जो इंक्रीज होगा, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तो इंडियन इकोनॉमी को काफी दिक्कत होगा भाई। जब ज्यादा से ज्यादा आप तेल पर पैसा खर्च करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो बाकी सब चीजों पे इफेक्ट डालेगा वो। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप देख ही रहे हैं, जैसे एआई रिस्क आ रहे हैं, ठीक है, साइबर अटैक्स, ये सब चीजें। डोमेस्टिक रिस्क क्या है? जो राइजिंग ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आपको पता है, अल्लाह नीना अल नीना मार रहा है, एकदम मामले खराब कर दे रहा है, तो पानी नहीं बरस रहा है, फूड, क्या आपको पता है इस बार नॉर्मल जो प्रोडक्शन हुआ है फूड का काफी कम हुआ है भारत में, ठीक है। राइस वाइस का थोड़ा बहुत कम हुआ है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब कुछ रहेगा नहीं तो सप्लाई से इसने रहेगा, ये सब दिक्कतें आती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट जो ये काउंसिल है,
नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका हेड कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इसमें हेड ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, जो सब इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं बताते हैं? जो आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, एफएमसी, सब जितने भी हैं आपके भारत के फाइनेंस, जो वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सब ना, ये सब जो है इसके मेंबर होते हैं। 2018 में इसको बढ़ा दिया गया था, इसके मतलब कि जो मेंबरशिप है इसको और इंक्रीज कर दिया गया था। इसके ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों को ध्यान देता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इंडिया, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है? CII, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री 4.0 आप जानते ही हैं क्या है, ठीक है, स्मार्ट एंड कनेक्टेड प्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहा है। मेनली यह बता रहा है कि भारत का जो एडॉप्शन है इंडस्ट्री 4.0 को लेकर और जो इमरजिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, बस उसकी बात कर रहा है, उसको लेकर एक रिपोर्ट निकाला है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं वो आपको बता सकता हूँ। देखिए, इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल एडॉप्शन इन इंडिया ऑटोमेटिव पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है, इन सब इन सब पे मेनली इन्हीं सब पे इस्तेमाल होना है। ये सब क्या है? फ्रंट रनर्स हैं। और टेक्सटाइल मेटल्स इन सब में तो होगा ही होगा। की ड्राइवर्स क्या है? मतलब कि इंडस्ट्री 4.0 जो भारत में एडॉप्शन होगा तो वो कैसे उसका एडॉप्शन अच्छे से हो सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, तो कैसे होगा वो? जब आपके लोग स्किल होंगे, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, सस्टेनेबिलिटी होगी सब कामों में, ठीक है, टू मीट ग्लोबल कंज्यूमर एंड रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन। सस्टेनेबिलिटी मतलब यही होता है जो आप कर रहे हो वो ग्लोबल कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी करे, ठीक है, और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग भी हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ बढ़िया करने के चक्कर में आप मारो इन्वायरमेंट को तहस नहस कर दो, सब कुछ देखा जाता है। एडॉप्शन क्या है, बैरियर्स क्या है इंडस्ट्री 4.0 को भारत में अच्छे से एडॉप्ट होने में? प्रॉब्लम क्या आ रही है? अवेयरनेस। जो मैं बहुत से एमएसएमईज ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते ही नहीं है। लीगेसी सिस्टम प्रॉब्लम है कि भाई कैसे इंटीग्रेट करते, जो आज चली चली आ रही है मशीनें, जो काम हो रहे हैं कैसे उसको चेंज लेते हैं। डेटा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है, जानते ही हैं आज के समय लोग कितना डरते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट चला है एक चीज, हाँ, ऐसे ही प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं। डिजिटल जो गैप है भारत में बहुत ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। अब 4.0 के देखिए, ये इंडस्ट्रियल 4.0 के कंपोनेंट्स क्या है? बिग डेटा है, ऑटोनोमस रोबोट है, सिमुलेशन है, सिस्टम इंटीग्रेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoTs है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसी को 3D मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जो 3D टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं, भारत का पहला 3D रॉकेट, 3D ऑफ पोस्ट ऑफिस बेंगलोर का, ये सब चीजें जो आप पढ़ते हैं इसी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटीज, आप जो जो क्या कहते हैं, वर्चुअल VR बॉक्स लगा लेते हैं आंखों में, लगेगा कि जैसे मेटा मेटा का काम क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटीज का ही, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्री 4.0 की क्या है, हिस्सा है। भारत सरकार का स्टेप क्या है? समर्थ उद्योग भारत 4.0, मेक इन इंडिया, ये सब चीजें भारत सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग टू एक्सलेट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एडॉप्शन। तो ये समर्थ उद्योग भारत 4.0 के तहत ये सब उसी में काम होता है। और इसके वे फॉरवर्ड आप देख सकते हैं, हार्नेसिंग ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, प्रेजेंट इमेंस अपॉर्चुनिटीज, जो एमएसएमईज के पास ग्लोबल मार्केट का एक्सेस जो है आपको एक हार्नेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके एमएसएमई से ग्लोबल वैल्यू चेन को नहीं एडजस्ट कर पा रही हैं, डिमांड को नहीं एडजस्ट कर पा रही हैं। आपको पता है अभी ट्रम्प भी कहे कि हम आएंगे 100% लगा देंगे टैरिफ, ये सब लगा देंगे, तो प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी जो चीजें हैं ग्लोबल डिमांड को नहीं मैच कर रही हैं। और डिजिटल स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी, फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुरंत जो कानून बनाओ तुरंत थोप दोगे तो दिक्कत होगा। बहुत सी चीज़ें अदर फोकस एरियाज जैसे AI, ऑटोमेशन है, ठीक है, इन्वेस्ट इन वर्कफोर्स, आप लोगों को स्किल करिए, तो ये सब चीज़ें हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो आती है, पैसा, इतनी फंडिंग कहाँ से आएगी यहाँ पे? तो ये सब आपने देख लिया। CII इंडिया का जो 4.0 एडॉप्शन है उसका जो ये रिस्क है, ठीक है, वो जो बैरियर एडॉप्शन में क्या चैलेंजेस यही हैं, अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ह्यूमन रिसोर्स इशूज हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट को आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है? आप लोगों को हार्नेस करिए, ग्लोबल वैल्यू चेन को हार्नेस करिए, MSP को उसको लायक बनाइए, डेवलप करिए, कंप्रहेंसिव डिजिटल स्ट्रेटेजीज बनाइए,
हाँ भाई, आप बताइए कि ये जो कंपनी है इस चीज में आगे बढ़ो, दूसरा तुम इस चीज में आगे करो, ये नहीं कि दोनों लोग मिलकर सब एक ही चीज बना रहे हो, आपसे में पहले लड़ाई कर लो तो दुनिया क्या बेचोगे, तो ये सब दिक्कत आती है। तो अदर फोकस एरिया आपने देख लिया, इंडिया का जो भारत सरकार ने जो स्टेप लिया था आपने उसको देख लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पेडेक्स मिशन आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले स्पेडेक्स मिशन था। अब अच्छा, इसमें इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं ये है क्या स्पेडेक्स मिशन। आप वो सब देखते होगे, क्या कहते हैं, स्पेस कोई मूवीज देखते होगे, तो ऊपर जो स्पेस क्राफ्ट में लोग जा रहे होते हैं, देखते हो कि दूसरा स्पेस क्राफ्ट आता है, इसी से जुड़ जाता है, फिर एक दूसरे से आगे दोनों मिलते जुलते हैं। ये जो होता है ना, मूवी तो बहुत आसानी से दिखा दिया, क्योंकि उनको कैसे दिखाना है, ग्रीन कवर लगाया उन्होंने, क्या करते हैं, सब दिखा दिया अपने वीएफएक्स के जरिए। लेकिन ये वीएफएक्स यहाँ पर नहीं काम करेगा ना, तो इस डॉकिंग, इसको कहते हैं डॉकिंग, जो जो जुड़ जाता है, दो सेटेलाइट को आपस में जोड़ देंगे आप, उसको डॉकिंग कहते हैं। जब उसको हटाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, अनडॉकिंग, ठीक है। तो स्पेडेक्स का जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, 2 ही 3 देशों के पास है, भारत चौथा देश बनेगा, चाइना रसिया यूएस के बाद भारत चौथा देश होगा। ये जो स्पेडेक्स मिशन है, इसमें क्या होता है, भारत करेगा क्या, दो दो स्पेस क्राफ्ट है, एक को कहते हैं SDX-01, एक है SDX-02। 1 वाला चेजर है, 2 वाला टारगेट है। इसका क्या मतलब है, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अंदर क्या रहेगा, इसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसके पीछे से जाके इसको डॉक करेगा, मैच करेगा, फिर डॉक हो जाएगा, फिर दोनों को छोड़ हट, फिर आपस में हट जाएंगे लोग, तो अनडॉकिंग हो जाएगी। यही स्पेसडेक्स मिशन है, बस और कुछ नहीं। इसमें ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जब भारत का अपना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यान होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा भारत का, तो कैसे जाके डॉकिंग करोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर टाइप का तो है नहीं, जाके चढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए स्पेसडेक्स मिशन किया जा रहा है। आइए इसकी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमको बता दूं, जो इसमें स्पेसडेक्स मिशन में भारत का जो ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने समझा दिया, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल कैसे आप करोगे, जो आपके आने वाले समय में जो आप अंतरिक्ष में भारत भेजेगा अपना स्पेस, जो क्या कहते हैं क्राफ्ट, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन जो होंगे, उसको कैसे अच्छे से आप बना सकते हो, उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। और इंडिया इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड, जो ये स्पेसडेक्स मिशन हुआ है ना, इसमें इंडिया का अपना क्या है, देखिए बहुत कुछ है अपना, क्या है, एक है ISL, इसको कहते हैं इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, दो सैटेलाइट आपस में बात कैसे करेंगे, इसको किसने बनाया, भारत ने, भारत ने किसी से मांगा नहीं। दूसरा क्या है, GNSS, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS बेस्ड, मतलब ये अपना जैसे दूसरे देशों का क्या है, GPS, यूएस GPS किसका है, अमेरिका का है, गैलीलियो किसका है, यूरोपियन यूनियन का है, तो GNS किसका है, भारत का है। तो GNS के बेस्ड हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई, रिलेटिव ऑर्बिट डिटर्मिनेशन एंड प्रोपिगेशन, RODP प्रोसेसर। RODP प्रोसेसर क्या काम करेगा, सेटेलाइट की स्पीड कितनी है, सेटेलाइट किस ऑर्बिट में है, किस जगह पे है, ये पता करके हमको बताएगा, ठीक है। जैसे आप मूवी जो आप देखते हैं स्पेस क्राफ्ट को लेकर, वो एकदम अलग चीज है, यहाँ पे एकदम अलग चीज है, ठीक है। दोनों एक साथ मत एडजस्ट कर दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास पहले है, उस मूवी में तो हमने देखा था। तो जो मूवी जो है सब VFX है, वो सोच है, आज जो हो रहा है ये रियलिटी है। अगर इंडिजीनियस क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, डॉकिंग मैकेनिज्म, सेंसर, सूट, जो सूट, ठीक है, सेंसर सूट है, ऑटोनॉमस, ये सब चीजें हैं। भारत चौथा देश बनेगा, पहले चाइना था, दूसरा रसिया, तीसरा यूएस, ठीक है, जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ये फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत बेहतर होगा, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है भारत का, जो कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस टू अचीव कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। भारत कई रॉकेट लॉन्च कर सकेगा बहुत आसानी से इसकी वजह से, और काफी ऑब्जेक्टिव मतलब कि बहुत सी चीजों को अपने हिसाब से सिद्ध कर सकेगा। देखिए, CP ग्राम सक्सेसफुली रिजॉल्व ओवर 70 लाख ग्रीवांसेस इन द लास्ट 3 years। इसमें जानना नहीं है, बस आप ये डेटा आप यूज कर सकते हो। CP ग्राम्स क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस से किसी तरीके से कोई शिकायत होती है तो लोग इस पर शिकायत करते हैं, और लास्ट 3 साल में 70 लाख ग्रीवांसेस, सोचिए, ये तो जो
रिपोर्ट हो चुकी हैं वो हैं, बाकी तो अनरिपोर्टेड कई चली जाती है, इनको कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। एवरेज क्लोजिंग टाइम क्या है, लगभग 22 दिन में। ठीक है, 2022 तक क्या था, 22 दिन, और 2024 12 दिन। तो आज के समय में एवरेज 12 दिन के अंदर अंदर आपकी जो शिकायतें हैं वो सॉल्व हो जा रही, एवरेज है। किसी का 20 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सीपी ग्राम्स क्या है, ये आपको बताता है। 24/7 एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, जो कि सर्विस डिलीवरी है, ठीक है, किसी भी प्रकार की सर्विस को के अगेंस्ट में। इसको कौन बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने। ग्लोबल रिकग्निशन कैसे मिला है, आपको पता है, करंट अफेयर में था, ध्यान दीजिए कि कॉमनवेल्थ नेशन ने कि जो भारत का जो सीपी ग्राम से इसको बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस का एज ए सिक्रेटरीट रिकग्नाइज किया। कॉमनवेल्थ सिक्रेटरीट ने इसको रिकग्नाइज किया एज ए बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट कैसे आप कर सकते हो, सीपी ग्राम्स को इम्प्रूव और कैसे कर सकते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज को आप इसमें इंटीग्रेट करिए। लैंग्वेज ट्रांसलेशन देखिए, एआई बेस्ड भाषणी, भारत का जो भाषणी है, बाकी इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट इतना ही है, बाकी बहुत कुछ चीज़ें लिखा हुआ है तो उसको नहीं समझाएंगे, इसमें कोई मतलब भी नहीं उन सब चीज़ों का। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में देख लीजिए। इसमें देखिए, ये जो लिखा हुआ फैक्ट 9.08 आवर्स ही डिस्कस दिया गया है, ये बहुत जरूरी नहीं है। कौन सा लोकसभा चल रहा है, 17वीं लोकसभा चल रही है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, अभी तक भारत में सिर्फ 14 ही प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो पास हो चुके हैं। ठीक है। और 1970 से लेके अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपने देख लिया ना। और ये जो अलॉट कब होता है प्राइवेट मेंबर बिल, इसका जो इसको समय कब दिया जाता है, 2.5 आवर दिया जाता है फ्राइडे के दिन। ठीक है। 2.5 घंटे दिया जाता है शुक्रवार के दिन, 2.5 घंटे दिया जाता है लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए। और राज्यसभा में 2.5 घंटे दिया जाता है, जो लास्ट के 2.5 घंटे होते हैं, सीटिंग ऑन अल्टरनेट फ्राइडे। और नेक्स्ट देखते हैं सुएज कैनाल को, देखते हैं सुएज कैनाल है, ये कितना चौड़ा था पहले, 72 किलोमीटर, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 82 किलोमीटर। तो यही जानना इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है। यही जो ये देख रहे हैं सुएज कैनाल, ये देख रहे हैं, यही है सुएज कैनाल, यहीं पे है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1859 में, और बन के तैयार हो गया था 1869 में। ठीक है। 59 में स्टार्ट हुआ था, 1859 में स्टार्ट हुआ था, और 1869 में बन के तैयार हो गया था। ये ग्लोबल ट्रेड का 12% हैंडल करता है। ठीक है। आप कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दे दिया था। इसका फेज 1 क्या था, 2015 2005 से 2011 तक फेज 1 था, 2012 से 2020 तक फेज 2 था। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जो इम्पोर्टेंट बस यही इसमें है, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग रिसेंट रिव्यू ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स फेज 1 एंड फेज 2 का जो रिव्यू था, 13 कोस्टल